हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस चैनल के माध्यम से 11th क्लास की फ़िज़िक्स देखने जा रहे हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि 11th क्लास की फ़िज़िक्स आपको कहाँ कहाँ पर काम आने वाली है। एक तरीके से ये देख लीजिए कि ये फंडामेंटल्स है, बेसिक्स तौर पर आप देख सकते हैं कि अगर आप नीट की, जेई की या किसी भी साइंटिफिक की या साइंस की फील्ड में आगे किसी भी बैकग्राउंड की तैयारी कर रहे हैं तो आप 11th क्लास में फ़िज़िक्स आपको देखनी पड़ेगी। 11th क्लास की जो फ़िज़िक्स है वो हमारे पास, अगर हम फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करें तो क्लासिफिक फिजिक्स और एक मॉडर्न फिजिक्स, यानी वो चीज़ें जो पहले थी, यानी जिनके बारे में नई नई खोज हुई और नए नए हमें बताया गया कि गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी पर हम नीचे चल पाते हैं, इस तरीके से गति कर पाते हैं, इस तरीके से घर्षण फ्रिक्शन हम फील कर पाते हैं, ये गति ऊर्जा है, ये स्थिति ऊर्जा है। इन सब के बारे में जो हमें फिजिक्स में पढ़ाया जाता है वो क्लासिफिक फिजिक्स या चिर सम्मत भौतिकी के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, जो हमारी क्लास 11th की जो फिजिक्स है उसमें डिटेल से बताया गया है। और ये जो पोर्शन है मॉडर्न फिजिक्स का, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जितने भी फील्ड है या मैग्नेटिक से रिलेटेड जितने भी फील्ड है उन सब की बात करें तो वो सब मॉडर्न फिजिक्स में आती है। और मॉडर्न फिजिक्स हमारी क्लास 12th की फिजिक्स की बुक में देखने को मिलती है। अगर आप नीट, जेई या किसी भी साइंटिफिक फील्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन दोनों ही पोर्शन को अच्छे से तैयार करके जाना होता है। अब आज हम यहाँ पर इस वाले पोर्शंस के सिलेबस को देख लेते हैं। और आरबीएससी मुख्य तौर पर एनसीईआरटी ही चल रही है सब जगह, तो एनसीईआरटी के या आरबीएससी की जो सिलेबस है उसके आधार पर हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखते हैं ये किस हिसाब से है। तो आरबीएससी में जो हमारे पास देखने को मिलता है पैटर्न वो ये है कि 70 मार्क्स का पेपर होता है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। टोटल इसमें 3.25 घंटे और इसमें 4 घंटे मिलते हैं। टोटल आउट ऑफ 100 ये रहता है, मतलब कुल पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा। 70 नंबर हमारे पास इसमें इसके थ्योरी के रहेंगे और 30 नंबर प्रैक्टिकल के जो हमारे पास पेपर होते हैं। अब हम यहाँ पर इसको डिटेल से देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से चैप्टर हैं और उनमें हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला चैप्टर है जैसे यहाँ पर मात्रक और मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसमें पहला टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जिसे एसआई यूनिट्स के नाम से जाना जाता है। कि कहीं भी चल जाओ पूरी दुनिया में उन मात्रकों में सब जगह उन्हीं चीज़ से जाना जाएगा। वो जैसे लंबाई है, लंबाई को मीटर में नापा जाता है, तो पूरी दुनिया में कहीं भी चल जाओ इंटरनेशनल लेवल पर लंबाई को मीटर में ही नापा जाएगा। द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाएगा, उसी प्रकार टाइम को, समय को सेकंड में नापा जाएगा। ये इसकी कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। उन आधार पर जो इसकी यूनिट्स है उन्हें हम मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं। फिर है सार्थक अंक, जो जिन्हें शून्यतर अंक भी कहते हैं। शून्यतर, जिनमें ऐसे मतलब ऐसी संख्या है जिनमें शून्य नहीं आता। डिटेल से हम बाद में देखेंगे, आज हम केवल इसके सिलेबस पर चर्चा कर रहे हैं कि भौतिक राशियों की विमाएं। अब विमाएं किस बेसिस पे, जैसे एम, एल, टी, यानी मीटर में इसमें द्रव्यमान में एम लंबाई से एल आ जाएगा, टी समय से, कि उसमें जो भौतिक राशि दिखाई दे रही है हमें उसमें कौन कौन सी विमाएं विद्यमान हैं, कि इसमें केवल द्रव्यमान है या केवल लंबाई है या केवल समय है या इसमें तीनों है या तीनों है तो किन मात्राओं में है, उन सभी को हम इसमें पढ़ेंगे। कि भौतिक राशियों की विमाएं, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये तो सार्थक अंक गया। डायमेंशन ऑफ फिजिकल्स क्वांटिटीज, फिर डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र, एंड डायमेंशनल इक्वेशन यानी विमीय समीकरण, फिर डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस, यानी विमीय विश्लेषण और इसके अनुप्रयोग। अब अनुप्रयोग हम इसमें आगे देखेंगे कि ये जैसे एम, एल, टी या आगे जो भी और विमाएं हैं जो बेसिक्स है इनके, उनके बेसिस पर दो भौतिक राशियों में क्या संबंध होता है या एक भौतिक राशि का दूसरे भौतिक राशि के साथ क्या संबंध होता है। जैसे एक तरीके से ये समझ लीजिए आप 2 = 1 + 1, दोनों सेम ही है। अब इन दोनों में केवल ये है कि ये इस फॉर्मेट में लिखा गया है और ये इस फॉर्मेट में लिखा गया है, लेकिन है तो बात वही, दोनों है तो बराबर ही, दोनों का मीन्स 2 ही है। 2 = 2 ही है ना इसका मतलब। तो इन फॉर्मेट में हम यहाँ पर इनका
इनके अनुप्रयोग देखेंगे और इनकी समीकरणें देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी सरल रेखा में गति। गति करो, सीधी रेखा में गति करो, तो वो कैसी गति होगी? सीधी रेखा में गति कैसी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, यानी ताक्षणिक वेग एवं चाल। फिर एक्सीलरेशन, त्वरण। कोई गाड़ी चलाते हो, एक्सीलेटर घुमाते हो या एक्सीलेटर दबाते हो, तो उसमें आता है ना एक्सीलरेटर, तो नाम तो सुना है एक्सीलरेटर, वो काम कैसे करता है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यानी एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का शुद्ध गति की संबंधी समीकरण। फिर है उसके बाद आपेक्षिक वेग, एक्सीलरेटेड मोशन। और फिर है नेक्स्ट हमारे पास थर्ड चैप्टर समतल में गति, मोशन इन प्लेन। अब सरल रेखा में गति हो गई, अब मोशन समतल में भी तो गति करोगे ना, तो समतल में किस प्रकार गति होती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि स्केलर्स एंड वेक्टर्स, यानी सदिश और अदिश में क्या अंतर है वो पढ़ेंगे, कि जिसमें दिशा होती है वही सदिश होता है या परिमाण में होना चाहिए, या परिमाण होता क्या है, ये सब हम इस पे डिटेल से चर्चा करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर्स, ये सदिशों को वास्तविक संख्या से गुणा। फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, जोड़ भागी गुणा भाग सिखाया जाएगा इसमें, लेकिन कौन सा वाला? वेक्टर्स वाला। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब इसमें आएंगे आपके, लेकिन वेक्टर्स वाले, ठीक है। सदिशों का संकलन एवं व्यवकलन, ग्राफ विधि, सदिशों का वियोजन, एनालिटिकल मेथड, मोशन इन प्लेन। फिर सदिशों का ये किसी समतल में गति और मोशन इन प्लेन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, यानी किसी समतल में एक समान त्वरण से गति। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। नीरज चोपड़ा सर याद आ जाते हैं इससे, भाला फेंकने वाले, तो जब भाला फेंकते हैं तो उसमें कौन सी गति आती है? प्रक्षेप्य गति। और इससे रिलेटेड कई प्रैक्टिकल्स ऐसे हैं जो मैं आपको यहाँ पर, जैसे कोई लाइव वीडियो है, उस वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन दिखाया गया है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो बाहुबली मूवी में जो फेंकते हैं ना एक थ्रू यूं करके, जो एक अंदर की तरफ जाते हैं वो किले के अंदर, तो वो सब प्रोजेक्टाइल मोशन का एक एग्जांपल है। ऐसी ही कई वीडियो इंटरेस्टिंग लेके आऊँगा मैं, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि इसमें कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन लग रहा है और फिजिक्स का कौन सा फिनोमिना इसमें काम आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि किसी समतल में एक समान, हो गया एक समान वृत्तीय गति, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन। कौन सा? चैप्टर नंबर 4, लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हमने गति के नियम पढ़ने हैं। ये शायद आपने इसका थोड़ा सा टॉपिक 10th में पढ़ा होगा, लेकिन 10th में बहुत बेसिक है। आप अगर इंटरेस्ट रखते हैं साइंस में, फिजिक्स में, तो आपने साइंस चूज की है। फिजिक्स में आपको उन सब चीज़ों को डिटेल से खोल के बताया जाएगा, कि जैसे एरिस्टोटल्स फॉल्सी कि अरस्तु का जो भ्रामकता है वो क्या है, द लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम क्या है, फिर न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन गति का प्रथम नियम, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। फिर उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग संरक्षण। फिर इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, किसी कण की साम्यावस्था। कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, यांत्रिकी में सामान्य बल, जो हमें आसपास देखने को भी मिलते हैं कि बल कितने प्रकार के होते हैं। अब 10वीं में आपने पढ़ लिया कि बल होता है साहब, यहाँ पर पढ़ेंगे कि बल किस प्रकार से लगता है, किस तरीके से लग सकता है और कहाँ पे लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सर्कुलर मोशन, यानी वर्तुल गति, वृत्तीय गति। फिर उसके बाद सोल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स, यांत्रिकी में समस्याओं का हल करना। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कार्य, ऊर्जा और शक्ति, चैप्टर नंबर 5, वर्क, एनर्जी एंड पावर्स। इसमें नोटेशंस ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, यानी कार्य और गतिज ऊर्जा की धारणा। फिर उसके बाद कार्य ऊर्जा प्रमेय, फिर कार्य की परिभाषा, फिर गतिज ऊर्जा और परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, फिर परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय, फिर स्थितिज ऊर्जा की अभिधारणा और यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण और किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। और लास्ट में हमारे पास है ये दो टॉपिक, शक्ति और संघट, यानी पावर और कोलिजन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, कणों के निकाय तथा घूर्णी गति, यूनिट 5 है, चैप्टर नंबर 6 है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन, कणों के निकाय का घूर्णी गति क्या क्या है। इसमें सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, कई वीडियोस आपने देखे होंगे इसमें कि एक
पेन को यहाँ से पकड़ के बताया जा रहा है बच्चों को कि देखो बच्चों, ये इसमें हम इसको पेन को यहाँ से पकड़ सकते हैं या एक पॉइंट से पकड़ सकते हैं, तो वो कौन सा फिनोमेना है? उसका सेंटर ऑफ मास का फिनोमेना है, वो हम यहाँ से डिटेल से देखेंगे। द्रव्यमान केंद्र की गति, कणों के निकाय, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी इसमें द्रव्यमान केंद्र की गति कौन सी होती है। फिर लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी कणों के निकाय का रेखीय संवेग। फिर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। पहले जो हमने देखा वो किसी नंबर से उसका एडिशन या वेक्टर का वेक्टर के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा, और किसी नंबर के साथ वेक्टर का मल्टीप्लेक्शन देखा। अब यहाँ पर वेक्टर का वेक्टर के साथ प्रोडक्ट देखेंगे या दो सदिशों का गुणनफल देखेंगे। फिर एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग, फिर एंड इट्स रिलेशन विद लीनियर वेलोसिटी, और इसका रेखीय वेग के साथ संबंध कि कोणीय वेग क्या होता है और उसका रेखीय वेग के साथ क्या संबंध होता है, वो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। फिर बलागुण, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग, फिर इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी या दृढ़ पिंडों का संतुलन, फिर उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण, फिर काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशन, रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, अचल अक्ष के परितः शुद्ध घूर्णी गति की। फिर डायनेमिक्स ऑफ रोटेशन मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, अचल अक्ष के परितः घूर्णी गति की, वो तो आ गई शुद्ध घूर्णी गति की, फिर इसमें आ गई घूर्णी गति की। फिर एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ रोटेशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस, यानी अचल अक्ष के परितः घूर्णी गति का कोणीय संवेग। किस चीज की बात हो रही है यहाँ पर? एंगुलर मोमेंटम की। सबको यहाँ पर डिटेल से देखेंगे हम यहाँ पर कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम कैसे कार्य करता है, शुद्ध गतिकी में एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है, एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, अचल में और चल में क्या फर्क है, जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, सब इसमें डिटेल से हम देखेंगे। अब नेक्स्ट है उसके बाद गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में क्या है? पहले केपलर्स लॉ या केपलर के नियम, फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यानी संसार में दुनिया में कहीं भी चल जाओ गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो रहेगा ही सही। यही नियम आपने 10वीं में पढ़ा होगा कि एक दूसरे कण आपस में एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसे ही गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं, और इसे ही हम यहाँ पर डिटेल से देखेंगे। इससे देखेंगे, डिटेल से देखेंगे। द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कैपिटल जी होता है उसकी बात करेंगे यहाँ पर कि कैपिटल जी क्या होता है। एक तो स्मॉल जी होता है जिसे गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, और एक कैपिटल जी होता है जिसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। फिर एक्सेलरेशन, ये वाली बात आ गई स्मॉल जी वाली कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है ना। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो एंड अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे तथा ऊपर गुरुत्वीय त्वरण। ये तो हम जो नॉर्मली हम फील करते हैं ना, ये पृथ्वी की अक्ष पर करते हैं। यहाँ पर बात आपको बताई जाएगी कि पृथ्वी में अगर गड्ढा खोद के आपको अंदर भिजा दिया जाए तो आपको ग्रेविटी का कैसा फील होगा, या आपको हवा में उछाल दिया जाए और यहीं पर स्थिर कर दिया जाए तो फिर आपके साथ कैसा फील होगा, वो सब हम यहाँ पर डिटेल से चर्चा करेंगे। अच्छा खासा डेरिवेशन है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। फिर एस्केप स्पीड यानी पलायन वेग वो वेग जिससे अगर किसी भी वस्तु को फेंका जाए तो वो अंतरिक्ष में चली जाए, वो वाली वेलोसिटी, एस्केप स्पीड। फिर अर्थ सैटेलाइट यानी भू उपग्रह। फिर एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, कक्षा में गतिशील उपग्रह की ऊर्जा। जो यहाँ पर पहले पढ़ेंगे भू उपग्रह के, भूमि के जो पृथ्वी के हमारे उपग्रह हैं वो कौन कौन से हैं, यानी कृत्रिम उपग्रह और जो नेचुरल उपग्रह हैं उनके बारे में। फिर उसके बाद इन उपग्रहों की ऊर्जा। नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास ठोसों के यांत्रिक गुण या प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स यानी ठोसों के यांत्रिक गुण। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन यानी प्रतिबल और विकृति। फिर उसके बाद हुक का नियम। फिर उसके बाद प्रतिबल विकृति वक्र, प्रत्यास्थता गुणांक, द्रव्यों के प्रत्यास्थ व्यवहार के अनुप्रयोग, हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इलास्टिक मॉड्यूल, एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 9 तरलों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। यहाँ पर ठोसों के थे और इसमें तरलों के हैं।
कि प्रेशर दाब क्या होता है, फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो यानी धारा रेखीय प्रवाह, फिर बर्नौलीज प्रिंसिपल यानी बर्नौली का सिद्धांत, फिर विस्कोसिटी यानी श्यानता, फिर सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। चाय के कप के ऊपर जो वो जम जाती है ना एक रबड़ी टाइप, तो वो पृष्ठ तनाव की वजह से होती है, और उसमें क्या क्या होता है आगे डिटेल से हम यहाँ पर बहुत अच्छे से देखेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास द्रव्य के तापीय गुण, लास्ट बट नॉट लीस्ट थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मल टेम्परेचर एंड हीट यानी ताप तथा उष्मा, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ताप मापन, फिर आइडियल गैस आदर्श गैस समीकरण, इक्वेशंस एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर आदर्श गैस समीकरण तथा परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है ना उसके बारे में देखेंगे। फिर तापीय प्रसार थर्मल एक्सपेंशन, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विशिष्ट उष्मा धारिता, फिर कैलोरीमीटर यानी उष्मामिति, फिर चेंज ऑफ स्टेट अवस्था परिवर्तन, फिर हीट ट्रांसफर गुप्त उष्मा धारिता, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग उष्मा स्थानांतरण हीट ट्रांसफर, फिर उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यानी उष्मीय चालकता या न्यूटन का शीतलन का नियम। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर चैप्टर नंबर 11 उष्मा गतिकी थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल इक्विलिब्रियम यानी तापीय साम्य, फिर उसके बाद जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी उष्मा गतिकी का शून्य कोटि का नियम, फिर उसके बाद हीट जिसे उष्मा के रूप में देखा गया है, फिर इंटरनल एनर्जी एंड वर्क यानी आंतरिक ऊर्जा तथा कार्य, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उष्मा गतिकी का प्रथम नियम, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी विशिष्ट उष्मा धारिता, फिर थर्मोडायनेमिक स्टेट एंड वेरिएबल्स उष्मा गतिकी अवस्था चर तथा अवस्था का समीकरण, ये थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस उष्मा गतिकी प्रक्रम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी उष्मा गतिकी का द्वितीय नियम, फिर उसके बाद रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस यानी उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कौन सा है, ये उत्क्रमणीय का साइन, ये अनुत्क्रमणीय का साइन, यानी उत्क्रमणीय जो एक ही डायरेक्शन में चलता है, रिवर्सिबल होता है जो रिवर्सिबल होता है, उत्क्रमणीय तो वो जो दोनों डायरेक्शन में चलता है कि जैसे पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी। लेकिन ये एक होता है जैसे अनुत्क्रमणीय, दूध से दही, दही से दूध नहीं बनता, दूध से दही, तो वो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। ये केवल एग्जाम्पल दिया है, इसमें कहीं बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास, वो देखेंगे हम बाद में। कार्नो इंजन है, फिर उसके बाद कार्नोट इंजन, फिर उसके बाद है हमारे पास 9 नंबर की यूनिट अणुगति सिद्धांत चैप्टर 12 के काइनेटिक थ्योरी, इसमें मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर यानी द्रव्य की आणविक प्रकृति, बिहेवियर ऑफ गैसेस गैसों का व्यवहार, फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस आदर्श गैसों का अणुगति सिद्धांत, फिर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ऊर्जा के समविभाजन का नियम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी विशिष्ट उष्मा धारिता, फिर मीन फ्री पाथ यानी माध्य मुक्त पाथ, फिर नेक्स्ट चैप्टर और ऑसिलेशन एंड वेव्स जिसे दोलन है, इसमें पहला इस यूनिट में 2 चैप्टर है हमारे पास ऑसिलेशन एंड वेव्स में, जिसमें पहला चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 13 दोलन जिसे ऑसिलेशंस के नाम से जाना जाता है, और इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। हाँ अब देखिए, हाँ पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी यानी दोलन और आवर्ती गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM सरल आवर्त गति, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी सरल आवर्त गति तथा एक समान वर्तुल गति, फिर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति में वेग तथा त्वरण, फिर फोर्स लो फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, हाँ फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति के लिए बल का नियम, फिर है एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति में ऊर्जा, फिर द सिंपल पेंडुलम ये सरल लोलक के सरल आवर्त गति कौन कौन सी होती है इनके बारे में डिटेल से इसमें देखा जाएगा। दोलन क्या होता है, दोलन किस प्रकार करते हैं, दोलन कितने प्रकार के होते हैं, सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, सरल आवर्त गति कहाँ कहाँ देखी जाती है, हमारे पास जो टिक टिक करने वाली घड़ी होती है जिसमें पेंडुलम होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और कई ऐसे फॉर्मूलाज और कई ऐसे फिनोमेना हम यहाँ पर इस पर देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर कि नेक्स्ट चैप्टर लास्ट बट नॉट लीस्ट
लास्ट चैप्टर है हमारे पास तरंग, जिसे वेव्स के नाम से जाना जाता है। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यानी इससे पहले वेव्स मोशन है, तरंग गति, इससे पहले है ये वेव मोशन, ठीक है, तरंग गति। फिर ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यानी अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंगे। फिर डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन प्रोग्रेसिव वेव्स, प्रगामी तरंग में विस्थापन संबंध। फिर द स्पीड ऑफ अ ट्रेवलिंग वेव्स, प्रगामी तरंग की चाल। फिर द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, तरंगों के रिफ्लेक्शन, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, ये इसमें द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स और बीट्स, अध्यारोपण का सिद्धांत। फिर तरंगों का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, और फिर विस्पंद यानी बीट, अंग्रेजी बीट दे, ठीक है। द एंड हो गया यहाँ पर हमारे इस सिलेबस का, और यही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट बोला मैंने लास्ट में, इसका मतलब ये है कि यहीं पर फिजिक्स खत्म नहीं होती, ये केवल 11th की फिजिक्स है, जिसे हम क्लासिकल फिजिक्स के नाम से जानते हैं, चिर सम्मत भौतिकी की। अब जैसे आप कहीं, जैसे आपके बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं नीट में, IIT में, JEE मेन में जाने के, या साइंटिस्ट फील्ड में जाने के, तो उसके लिए आपको इन बेसिक फंडामेंटल्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ऐसी क्लासों से जुड़े रहें, और जो भी आपके परिवार में या कोई बच्चे या कोई दूसरे हैं जो 11th क्लास में, जो साइंस लेने में इंटरेस्टेड हैं, फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो उनके पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।